हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 19 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीडीसी, डीटीपीएसबी, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ यदि आप सारे एमसीक्यूज़ देख रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ मैं काफ़ी व्याख्यात्मक ढंग से और सरलतम ढंग से लोगों को समझाने का प्रयास करती हूँ, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि आप वीडियोस कब अपलोड करती हैं और हमको मिल नहीं रहा है। हमने नोटिफिकेशन बेल को दबाया हुआ है, फिर भी कब वीडियोस अपलोड हो जाती हैं पता नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मैं रात को वीडियोस अपलोड करती हूँ। ठीक है, और रात को थोड़ी सुविधा होती है मुझे वीडियो अपलोड करने में, इसलिए मैं रात को करती हूँ। तो आप जब सुबह उठें तो यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन होता है, यानी जो मैसेज जैसा बना होता है यूट्यूब, जब आप खोलेंगे तो उसमें आप जाएंगे उसको क्लिक करके, तो उसमें जो भी वीडियोस रात को अपलोड हुई रहेंगी वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक दिन में 2 से 3 वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, और अभी से पढ़िए, खूब पढ़िए। देखिए, एग्ज़ाम टाइम में हर कोई पढ़ता है। ठीक है, और जो लोग पहले से पढ़ते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है, क्योंकि उनके दिमाग में ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है और बहुत ज़्यादा मैटर उनके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ चुका होता है। ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम में वो पढ़ते ही हैं। ठीक है, वो आपसे ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं एग्ज़ाम टाइम में, पहले से भी पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम में भी पढ़ रहे हैं, तो फिर उनको हराना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो आप अभी से पढ़िए, खूब पढ़िए और सिलेक्शन को बिल्कुल पक्का मान लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में चुरिंगा नामक पक्षी को किसने टोटम माना? तो किसने माना? दुर्खिम ने माना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसने किया था? दुर्खिम ने किया था। ठीक है, तो देखिए, चुरिंगा एक पक्षी था। ठीक है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति थी वो इसको अपना टोटम मानती थी, यानी वो अपना ईश्वर और अपना पूर्वज मानती थी। ठीक है, यानी यही क्या है, ये हमारे कुल देवता हैं और इन्हीं के कारण हमारा जो समाज है वो चल रहा है अच्छे से, यानी अरुंटा जनजाति की जो कार्य व्यवस्था है वो चल रही है। ठीक है, और दूसरे समुदाय के लोग यदि चुरिंगा नामक पक्षी को मार देते थे तो पूरा समुदाय उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। वो पूरे समुदाय के रेपुटेशन का प्रश्न हो जाता था कि हमारी प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है, हम इनसे लड़ेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे टोटम को, हमारे भगवान को नुकसान पहुंचाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर देखिए, मेलिनोव्स्की ने जादू के कितने तत्व बताए हैं? तो 4 तत्व बताए हैं, यानी जादू की उन्होंने 4 विशेषताएं बताई हुई हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदू संस्कार पुस्तक किसने लिखी? तो राजबली पांडे। आपने बीए के कोर्सेज में भी पढ़े होंगे कि राजबली पांडे की फेमस पुस्तक है हिंदू संस्कार। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जादू को छद्म या झूठा विज्ञान किसने माना? तो फ्रेजर ने माना। ठीक है, और झूठा विज्ञान इसलिए क्योंकि इसमें आभासी चीज़ें होती हैं। मंत्र के द्वारा आभास हमें होता है कि कोई चुड़ैल खड़ी है या फिर कोई भूत खड़ा है। ठीक है, फिर भूत ने ऐसा बोला, फिर वो चला गया, वो हमको दिखता नहीं है साक्षात। जैसे विज्ञान में होता है, हमने 2 केमिकल मिलाया, तीसरा केमिकल बना, ये हमको दिखा। लेकिन जादू में आभासी चीज़ें होती हैं, हमको केवल आभास होता है कि फला व्यक्ति के अंदर हवा आ गई है, भूत आ गया है। ठीक है, इस तरह से होता है, तो इसमें आभासी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने झूठा विज्ञान माना कि इसको पूरी तरह से सत्य है या नहीं, पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर है टैबू शब्द किस भाषा का शब्द है? पॉलिनेशियन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैबू शब्द जो है पॉलिनेशियन भाषा का शब्द है। टैबू का मतलब होता है निषेध, यानी किसी भी जनजाति या किसी भी समाज में कौन से कार्य को नहीं करना है, इसी को हम टैबू करते हैं। ठीक है, और जैसे हमको समाज में अंतर जाति विवाह नहीं करना है, ये क्या है? ये टैबू है। प्रथाओं को नहीं तोड़ना है, ये भी टैबू है। ठीक है, तो इस तरह के टैबू का मतलब समाज में जो कार्य निषिद्ध हो, किसी भी अलग अलग समाज के अलग अलग टैबू होते हैं, तो किसी भी समाज में जो टैबू प्रचलित है उसको माना जाता है, और यदि नहीं मानेंगे तो समाज के लोग उस व्यक्ति को बहिष्कृत करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति टैबू को तोड़ने के पश्चात पश्चाताप करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, टैबू टूट गया, उसके बाद वो चाहता है कि वो पश्चाताप करे और उसको दंडित न किया जाए, उसको समाज से बहिष्कृत न किया जाए, उसको नोवा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोवा कहते हैं जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करना चाहता है टैबू को तोड़ने के बाद। फिर है टोटम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जे लोंग ने किया था। ठीक है, फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो व्यक्ति प्राथमिक संबंधी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी प्राथमिक का प्राथमिक संबंधी क्या होता है? द्वितीयक नातेदार। द्वितीयक का प्राथमिक संबंधी क्या होता है? तृतीयक नातेदार। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमारे माता पिता हैं जो हमसे बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, पत्नी हो गई, हमारे भाई बहन हो गए,
ये क्या हो गए, प्राथमिक नातेदार, ठीक है। और द्वितीयक नातेदार कौन हो गए, जो प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे भाई की पत्नी उनकी प्राथमिक संबंधी है लेकिन हमारी द्वितीयक संबंधी होगी, ठीक है। और पुत्र की पत्नी जो है वो सास की द्वितीयक संबंधी होगी और पुत्र जो है उसकी प्राथमिक संबंधी होगी, ठीक है। इस तरह से प्राथमिक का जो प्राथमिक संबंधी होता है वो क्या होता है, द्वितीयक, और द्वितीयक का जो प्राथमिक संबंधी होता है उसको हम तृतीयक कहेंगे, ठीक है। जैसे भाई की पत्नी, ठीक है, उनकी प्राथमिक है, हमारी द्वितीयक होगी, और भाई की पत्नी का भाई उनका प्राथमिक है लेकिन हमारे तृतीयक संबंधी होंगे, ठीक है। इस तरह से फिर देखिए सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा, समाज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं कि सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में क्या असंभव है, समाज असंभव है, ठीक है। संस्था की बात नहीं कर सकते हम, समुदाय की भी नहीं, समिति की नहीं, लेकिन समाज की बात कर सकते हैं कि जहाँ सामाजिक प्रतिमान नहीं है, नियम नहीं है, मानदंड नहीं है, मूल्य नहीं है, तो वहाँ पे समाज नहीं रह सकता, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्यों को सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। किस प्रकार के मूल्यों को उन्होंने कैसे परिभाषित किया है, कैसे उन्होंने व्याख्या किया है, तो देख लेते हैं। इन्होंने मूल्यों को अंतरीकरण के द्वारा सामाजिकरण की बात की। उन्होंने कहा कि जो मूल्य होते हैं, इसी मूल्य को व्यक्ति धीरे धीरे अंतरीकरण करते जाते हैं, उसको सीखते जाते हैं और उसका सामाजिकरण होता रहता है, ठीक है। यानी बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। उसके अंदर बिल्कुल जैविक बुद्धि होती है जैसे जानवरों में होती है वैसे ही, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसके आसपास के लोग, उसके चाचा दादा मामा मम्मी पापा, उसके भाई बहन, ठीक है, और उसके दादी दादा, सभी लोग मिलके, और फैमिली के लोग, फिर बाहर के लोग जो पड़ोसी होते हैं, सभी लोग मिलके उसको सिखाते हैं कि ऐसे हाथ धुला जाता है बार बार, ठीक है। हाथ धुलने के बाद ही खाना खाया जाता है, प्रणाम किया जाता है ईश्वर को, ठीक है, सुबह उठ के प्रणाम किया जाता है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें धीरे धीरे उसको सिखाई जाती है कि झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मूल्य धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर अंतरीकृत होता जाता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और उसको वैसे ही मूल्यों को धीरे धीरे और भी ज़्यादा सिखाते चले जाते हैं। फिर जब बड़ा होता है वो, तो उसका पूर्ण सामाजिकरण हो जाता है और वो मूल्यों को अच्छी तरह से समझ चुका होता है, ठीक है, अंतरीकरण हो चुका होता है मूल्यों का। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी इसका लाभ हो, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। ओके, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।